मूवी की शुरुआत में हमें इटर्नल सेंटर के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है और हमें बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तब बिलियन ऑफ ईयर्स पहले सेलेस्टियल्स आए थे और उन्होंने ही सन को क्रिएट किया और फिर उन्हीं की वजह से पूरे ब्रह्मांड में जिंदगी की लहर आई और उसके बाद अंतरिक्ष के काले अंधेरों से कुछ डेविएंट्स निकल कर आए जो कि एलियन मॉन्स्टर होते हैं और वो उन सभी जीवों को खाते हैं जो अपने दिमाग से सोच सकते हैं। और इसके बाद सेलेस्टियल प्राइम एरिशम ने ओलंपिया नाम के प्लेनेट से इटर्नल्स को भेजा था डेविएंट्स से लड़ने के लिए और इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए। और 7000 साल पहले इटर्नल्स जमीन पर आए और इटर्नल्स और डेविएंट्स के बीच काफी लड़ाई होती रही। इटर्नल्स ने हमेशा ही इंसानियत को प्रोटेक्ट किया। इटर्नल ने उनकी और भी कई तरह की मदद की थी। और फिर यहीं पर हम देखते हैं कि सर्सी जो कि इटर्नल होती है और उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकती है। वो एक बच्चे को चाकू बना कर देती है जिससे कि वो गोल्डन कलर का हो जाता है और ये इटर्नल्स की तरफ से इंसानियत के लिए एक तोहफा होता है। और फिर सीन प्रेजेंट में चलने लगता है और फिर हम देखते हैं कि लंदन में उसी चाकू की फोटो लगी होती है जो कि सर्सी ने उस लड़के को बना कर दिया था और वहाँ पर उस चाकू को एंशिएंट आर्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि सर्सी अब डैन के साथ रिलेशनशिप में है और वो दोनों नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रोफेसर थे। तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आता है लेकिन सर्सी अपनी पावर का यूज कर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद वो लोग डैन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे होते हैं और उनके साथ एक और इटर्नल भी होती है जिसका नाम होता है स्प्राइट और उसके पास ये पावर होती है कि वो इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, यानी कि वो किसी को भी भ्रमित कर सकती है। और ये लोग बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के बाद जब अपने घर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है। तो सर्सी और स्प्राइट उस डेविएंट को हराने की कोशिश करते हैं लेकिन डेविएंट काफी पावरफुल होता है और तभी वहाँ पर एंट्री होती है इक्रिस की। और इक्रिस के पास ये पावर होती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो अपनी आंखों से कॉस्मिक रेस छोड़ सकता है, वो उड़ भी सकता है, यानी कि ये मार्वल का सुपरमैन है। और वो डेविएंट की काफी अच्छे से धुलाई करता है और उसके बाद वो डेविएंट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। और ये सब देखने के बाद डैन के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं तो सर्सी उसे बताती है कि हम इटर्नल्स हैं और हम 7000 साल पहले ओलंपिया नाम के प्लेनेट से यहाँ पर आए थे डेविएंट से इंसानियत को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस पर डैन सर्सी से कहता है कि जब थैनोस आया था तो तुम लोगों ने एवेंजर्स की मदद क्यों नहीं की। तो सर्सी कहती है कि हम लोगों को मना किया गया था, हम इटर्नल्स हैं, हम इंसानियत की लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम तभी लड़ते हैं जब बात डेविएंट पर आ जाए। और यहाँ पर वो उसे ये भी बताती है कि इक्रिस और वो 5000 साल पहले रिलेशनशिप में थे लेकिन एक दिन इक्रिस अचानक से कहीं पर चला गया और तब से आज जाकर मेरी उससे मुलाकात हुई है। सर्सी, इक्रिस और स्प्राइट आपस में बात करते हैं कि इस बार जो डेविएंट आया था वो औरों से ज्यादा पावरफुल था और वो खुद को हील भी कर सकता था और इस बार वो इंसानों पर अटैक करने के लिए नहीं आया था, वो आया था हम पर अटैक करने के लिए। और इसीलिए वो सभी इटर्नल्स को जमा करने की सोचते हैं। और फिर हमें 5000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां इटर्नल्स मिलकर एक डेविएंट्स को ठिकाने लगाते हैं और एजेक जो कि इन सभी इटर्नल्स की लीडर होती है और वो सेलेस्टियल और इटर्नल के बीच में कवरेज थी, मतलब ये कि इटर्नल्स और सेलेस्टियल के बीच में कांटेक्ट करवाती है। और फिर एजेक एरिशम से बात करती है, वो उसे बताती है कि यहाँ पर लगभग सभी डेविएंट्स खत्म हो चुके हैं और ये प्लेनेट कुछ अजीब सा है, ये और प्लेनेट की तरह नहीं है। लेकिन एरिशम एजेक से कहता है कि वो इस प्लेनेट से ज्यादा अटैच ना हो और अपने बाकी साथियों को भी इस प्लेनेट से ज्यादा अटैच होने से मना कर दे। और उसके बाद फेस्टोस एक इंजन पर काम कर रहा होता है ताकि वो उससे इंसानियत की मदद कर सके। और फेस्टोस के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी या किसी भी किस्म का हथियार बना सकता है। आप इसे टोनी स्टार्क की तरह समझ सकते हैं। लेकिन एजेक उसे समझाती है कि अभी इंसानियत को इंजन देना ठीक नहीं है, वो अभी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो फेस्टोस उन्हें एक हल बनाकर देता है जिससे कि वो खेती बाड़ी कर सके। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह पार्टी चल रही होती है लेकिन थैना उस पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो लड़ना चाहती थी, पार्टी करना नहीं। थैना एक बहुत ही अच्छी वॉरियर होती है और वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी किस्म के हथियार को बना सकती है और उसे हराना भी लगभग नामुमकिन होता है। और वहाँ पर मक्कारी भी होती है
जो कि सुन नहीं सकती, और मक्कारी के पास सुपर स्पीड की पावर होती है। और उसके बाद सर्सी और इक्रिस आपस में शादी भी कर लेते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में चलने लगता है, जहाँ कई इटर्नल्स इकट्ठा होकर एजेक के पास जाते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एजेक तो मर गई है, और उन सबको लगता है कि एजेक को उसी डेविएंट ने मारा होगा जिसने सर्सी और स्प्राइट पर अटैक किया था। एजेक के मरने के बाद एजेक की कनेक्शन कम्युनिकेशन पावर सर्सी के पास आ जाती है, और फिर एरिशम सर्सी से बात करता है, यानी कि अब सर्सी अब इटर्नल्स और एरिशम के बीच में कवरेज का काम कर रही थी। और फिर उसके बाद सीन 100 साल पहले का चलता है, जहां जंग चल रही होती है और उन लोगों के पास हथियार भी आ चुके होते हैं और वो लोग एक दूसरे को जान से मार रहे थे। तभी ड्रुइग उन सभी लोगों को रोकने का सोचता है, और ड्रुइग के पास टेलीपैथी की ताकत होती है और वो टेलीपैथी की मदद से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन एजेक उसे ऐसा करने से मना कर देती है, पर ड्रुइग नहीं मानता। और फिर वहाँ सभी इटर्नल्स के बीच में कहासुनी हो जाती है कि अब जब कोई भी डेविएंट जिंदा नहीं है तो सभी इटर्नल्स अलग अलग होकर जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉन्गो अब बॉलीवुड का एक्टर बन गया है। और फिर हम गिलगमेश और थैना को देखते हैं। थैना के साथ पास्ट में एक प्रॉब्लम हुई थी कि वो बार बार अपना कंट्रोल खो देती थी और वो लड़ना शुरू कर देती थी, और वो अभी भी उसी हालत में होती है। लेकिन गिलगमेश, जो कि सभी इटर्नल्स में सबसे स्ट्रांग होता है, उसने उसे संभाल कर रखा था। फिर हम देखते हैं कि सर्सी एरिशम से कांटेक्ट करती है और उसके बाद एरिशम उसे सब कुछ बताने लगता है कि हर मिलियन ऑफ ईयर्स में सेलेस्टियल जन्म लेता है, और अर्थ के अंदर भी एक सेलेस्टियल है जिसका नाम टियामुट है, लेकिन उसे जन्म लेने में अभी थोड़ा वक्त है। दरअसल अभी तक एजेक सेलेस्टियल की मदद करती आई थी टियामुट के जन्म लेने में, और जब अर्थ पर इंसानों की सही पॉपुलेशन हो जाएगी तब टियामुट उनकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी की वजह से जन्म लेगा, और टियामुट जैसे ही निकलेगा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और इटर्नल्स को यहाँ पर इसीलिए भेजा गया था ताकि वो टियामुट को जन्म दिला सके, और ये काम पहले एजेक किया करती थी, और उसके मरने के बाद अब ये काम सर्सी को करना पड़ेगा। और एरिशम सर्सी को ये भी बताता है कि ओलंपिया जैसा कोई भी प्लेनेट नहीं है, मैंने ही तुम सभी इटर्नल्स को बनाया है और मैंने ही तुम सभी को प्रोग्राम किया है, और डेविएंट्स को भी मैंने ही बनाया था, पर उनके डिजाइन में एक खराबी होने की वजह से वो कंट्रोल के बाहर निकल गए और वो इवॉल्व होने लग गए, और फिर वो इवॉल्व होके इंसानों को ही खाने लग गए। और फिर उन्हीं को रोकने के लिए इटर्नल्स को बनाया गया, क्योंकि अगर डेविएंट को खत्म नहीं किया गया तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएंगे, और अगर इंसानियत की आबादी नहीं बढ़ी तो टियामुट जन्म नहीं ले पाएगा। और क्योंकि डेविएंट को मरे काफी वक्त हो चुका था तो इंसानों की आबादी अब काफी बढ़ चुकी थी और अब टियामुट जन्म ले सकता है। और एरिशम ये भी बताता है कि एजेक ने तुम्हें यानी कि सर्सी को सिलेक्ट किया है और तुम्हें इमरजेंस को रुकने नहीं देना है, और इमरजेंस का मतलब सेलेस्टियल का जन्म लेना होता है। और जब सर्सी ये सभी बातें इटर्नल्स को बताती है तो वो सभी काफी चौंक जाते हैं, और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर इमरजेंस को रोकेंगे और सेलेस्टियल से लड़ेंगे। और फिर उसके बाद वो सभी लोग ड्रुइग को अपने साथ आने को कहते हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि इक्रिस सर्सी की फिक्र करता है कि अगर एरिशम को पता चल गया कि वो इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सर्सी उससे कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, पर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। और वो उसे बताने ही वाला होता है तभी वहाँ पर डेविएंट हमला कर देते हैं और थैना फिर से अपना कंट्रोल खो देती है, और उनमें से एक डेविएंट जो उन सब में सबसे स्ट्रांग होता है वो गिलगमेश को मार देता है। वो गिलगमेश की भी शक्तियों को चूस लेता है, और उसके बाद ड्रुइग उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन एक सेलेस्टियल का माइंड कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है, तो मैं उनका माइंड कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। और फेस्टोस के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि वो किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी या हथियार को बना सकता है। और उसके बाद हम फिर से पास्ट का 1945 का सीन देखते हैं जब हिरोशिमा पर अटैक हुआ था। फिर वहां पर हम देखते हैं कि फेस्टोस की ही मदद से इंसानियत ने अपना विकास किया था और न्यूक्लियर बम बनाए थे। लेकिन इस अटैक के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। और उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहां फेस्टोस एक आम जिंदगी गुजार रहा होता है। उसका एक बेटा भी होता है। फेस्टोस उनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो इटर्नल्स की मदद करने को तैयार हो जाता है। और फिर वो सब जाते हैं इराक में मक्कारी के पास, जो बहुत सालों से एक ही शिप में रह रही थी। और उसके बाद फेस्टोस कुछ ब्रेसलेट बनाता है और उन्हें बताता है कि अगर ये सारे के सारे ब्रेसलेट अगर हम एक साथ पहनेंगे तो एक यूनिमाइंड बन जाएगा,
यानी कि हम सब एक दूसरे के पावर को इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी भी सब थोड़े कंफ्यूज थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सेलेस्टियल्स के खिलाफ जाकर लड़ाई करे या नहीं, और इसके चलते सब अलग अलग होकर इसके बारे में सोचने लगते हैं। और इक्रिस याद करता है कि आज से 5-6 दिन पहले क्या हुआ था जब एजेक उससे मिलने के लिए आई थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि एजेक के ही कहने पर इक्रिस सर्सी से अलग हुआ था इमरजेंस के लिए। मतलब ये कि इक्रिस को इमरजेंस के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, और एजेक ये बताती है कि थैनोस के स्नैप करने की वजह से इमरजेंस खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो थोड़ा सा डिले हो गया था और अब 7 दिनों के बाद इमरजेंस शुरू हो जाएगा। और एजेक को इतने सालों से अर्थ पर रहने की वजह से अर्थ से लगाव हो गया था। वो चाहती थी कि वो अर्थ को बचाने के लिए लड़े, और इसीलिए वो इक्रिस को सब इटर्नल्स को इकट्ठा करने के लिए कहती है। लेकिन इक्रिस ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए इक्रिस एजेक को डेविएंट्स के पास ले जाता है और वो उसे उनके पास फेंक देता है। और तब उसके बाद डेविएंट एजेक को मार देते हैं। इक्रिस उसकी बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है और फिर से हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां इक्रिस सर्सी से अपने प्यार का इजहार करता है। लेकिन तभी सर्सी कहती है कि इमरजेंस शुरू हो चुका है, और फेस्टोस मक्कारी को पता लगाने को कहता है कि इमरजेंस का पॉइंट कहां पर है। और मक्कारी अपनी सुपर स्पीड की मदद से पता लगा लेती है कि इमरजेंस एक वोल्केनो में हो रहा है। और तभी इक्रिस वहां पर आकर कहता है कि मैं पहले से ही ये सब कुछ जानता था, और साथ ही ये भी कहता है कि अगर किसी ने इमरजेंस को रोकने की कोशिश की तो मुझे उसे मारना पड़ेगा, जैसे कि एजेक ने इमरजेंस को रोकने की कोशिश की थी, इसीलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा। मैं एरिशम के लिए काम करता हूँ, एक प्लेनेट खत्म होगा तभी तो दूसरे कई प्लेनेट बनेंगे। स्प्राइट भी इक्रिस के साथ हो जाती है और कॉन्गो को भी लगता है कि इक्रिस सही कह रहा है। तो अब सर्सी, ड्रुइग, थेना, मक्कारी और फेस्टोस को एक साथ मिलकर ही इक्रिस और स्प्राइट को रोकना होगा। फिर वो सभी वोल्केनो के पास पहुंचते हैं। इक्रिस ड्रुइग को मार देता है और मक्कारी इक्रिस से लड़ने की कोशिश करती है। सर्सी फेस्टोस को कहती है कि कुछ भी करके इक्रिस को बिजी रखो, मुझे लगता है कि मैं इमरजेंस को रोक सकती हूँ। दूसरी तरफ डेविएंट का लीडर भी इस फाइट के बीच में आ जाता है और वो थेना से लड़ने लगता है। थेना उसे मार देती है। सर्सी इमरजेंस को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, तभी स्प्राइट उस पर पीछे से हमला करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रुइग अभी भी जिंदा होता है और वो स्प्राइट पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियामुट अब अर्थ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन सर्सी अपने पावर का यूज करके उसके मैटर को चेंज करके उसे फ्रीज कर देती है। एक्चुअली जब सर्सी ने सेलेस्टियल के हाथ को छुआ था तो उसने उसकी एनर्जी को महसूस कर पाई थी, तब सेलेस्टियल की एनर्जी उसे भी मिल गई थी और वो यूनिमाइंड की मदद से उसे फ्रीज कर पाई। उसके बाद इक्रिस अपने आप को छुड़ाकर सर्सी के पास आता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और वो सर्सी को सॉरी कहकर सूरज के अंदर चला जाता है। और फिर टियामुट की बची हुई एनर्जी की मदद से सर्सी स्प्राइट के कहने पर उसे इंसान बना देती है। और फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। डैन सर्सी के साथ होता है और डैन भी उसे अपने बारे में एक सीक्रेट बताने ही वाला होता है। तभी एरिशम वहाँ पर आ जाता है और वो सर्सी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो उन सबसे कहता है कि तुम लोगों ने एक सेलेस्टियल को कुर्बान किया है, मैं तुम लोगों को अभी बख्शा हूँ, लेकिन मैं फिर से जरूर आऊंगा तुम्हारा जजमेंट करने के लिए। और उसके बाद वो उन लोगों को लेके वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जहाँ हम देखते हैं कि सभी इटर्नल्स अपनी शिप पर होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि बाकी के इमरजेंस को कैसे रोके। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और अंदर से निकलता है थैनोस का भाई एरोस। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं और मैं जानता हूँ कि उन्हें कैसे ढूंढा जा सकता है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।